एवरीवन, मेरा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो बेंजामिन ब्लूम वो एक रिसर्चर थे और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफाई करना किसी चीज़ को, वर्गीकरण है ना। गुड। तो ब्लूम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बताया था कि जो एक लर्नर होता है, लर्न जब हम चीज़ों को करते हैं तो उसके 3 डोमेन्स होते हैं, 3 आयाम होते हैं। उन्होंने इन 1956 बेंजामिन ब्लूम विद हिज कोलैबोरेटर्स पब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क for categorizing educational goals which comprised 3 learning domains। तो सबसे पहला जो डोमेन था वो था कॉग्निटिव, मतलब संज्ञात्मक, और ये जो डोमेन है ये जुड़ा है बुद्धि से। लिख देंगे आप, लिख दोगे कॉग्निटिव, लिख दो बेटा। हाँ, सबसे पहला है बोला कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन है वो जुड़ा है जब एक लर्नर जो है बुद्धि के आधार पर चीज़ों को लर्न करता है। और दूसरा है आपका अफेक्टिव, जब मन के आधार पर, बिहेवियर, एटीट्यूड के आधार पर हम किस चीज़ को लर्न करते हैं। अच्छा, इसको भी लिख दो अफेक्टिव। बेटा इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। देखो नए नए वर्ड मिल रहे हैं ना। कॉग्नाइज होता है समझना, दिखना, इंद्रियों से समझना। अफेक्टिव जब दिल को छूती है चीज़ें, अफेक्टिव। और थर्ड है साइकोमोटर। हाँ, थर्ड है साइकोमोटर। साइकोमोटर हुआ मतलब इंद्रिय नहीं, साइको। अच्छा, मतलब अगर हम शरीर के आधार पर कोई स्किल सीखना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि हर एक डोमेन्स में ना एक स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा। कि कैसे जो है लर्निंग स्टार्ट होती है और एंड पॉइंट तक कैसे पहुंचती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तीनों में दिया हुआ। तो पहला जो है कॉग्निटिव डोमेन, उसमें उन्होंने छह वो बताए हैं स्टेप्स। तो जो फर्स्ट स्टेप्स है वो नॉलेज, कि जब हम नॉलेज नहीं अंडरस्टैंड रिमेंबर, पहले इसको नॉलेज बोलते थे, लेकिन 2001 में फिर एक रिवाइज्ड वर्जन आया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, उसमें फिर उन्होंने ये चेंज करके इसको नाम दे दिया रिमेंबर। याद करो। अच्छा। हाँ, पहले था नॉलेज। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये बोलता है कि जब हम जिस ज्ञान को ले रहे हैं पर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमने सिर्फ फैक्ट सुना, हमें ये पता नहीं कि वो क्यों है, कैसे है। तो सबसे ज़्यादा है कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ लिखो बेटा, इसको ना, इसको सी लिखो, सिर्फ कॉग्निटिव लिखो ऊपर, फिर फर्स्ट वर्ड लिखो, ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे आपको। कॉग्निटिव के 6 स्टेप है। हाँ बोलो। हाँ, यू लिख दो, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, बस काफ़ी है, ज़्यादा कष्ट मत करो। हाँ, दूसरा सॉरी, फर्स्ट था रिमेंबर। कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दिया था। लिखो क्या है, रिमेंबरिंग। हाँ, कोई भी चीज़ पढ़ो उसको रिमेंबर करो पहले, भाई ग्रामशी ने क्या बोला, फिर आया। फिर सेकंड वर्ड था अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बनाना। आप क्या समझे उससे? गुड, आगे गुड। थर्ड है एप्लीकेशन, लिखो कि आप तीसरा। उसको यूज भी कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन। इस एग्जांपल जैसे बेटा क्या क्वेरी आपकी बता, बोलना क्या है? सिलेबस में नहीं चेंज हो गया है फिर? सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि जो मैंने पुराना वाला था ना, हाँ। और जो 2000 के आए हुए, नहीं 2001, हाँ 2001 में आया, तो Good. वो बताओ। मतलब जैसे नॉलेज बोलते थे पहले, अब हाँ। बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो यहाँ ओब्लिक कर दो। सिर्फ कुछ वर्ड्स चेंज किए थे। जैसे पहले था नॉलेज, उसका कर दिया रिमेंबर। हाँ। और अंडरस्टैंडिंग की जगह था पहले कॉम्प्रिहेंशन था, उसको अंडरस्टैंडिंग कर दिया उन्होंने। अच्छा, 2000 ये लेटेस्ट वाला बता रहे हैं आप? ये लेटेस्ट। अच्छा चलो ठीक है, फिर दूसरा भी देखेंगे। आप बोलो सर। फिर जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं। फर्स्ट हम जैसे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं, तो पहले मैंने पढ़ लिए, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि इसका क्या रिलेवेंट है। Good. फिर सेकंड स्टेप है कि मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, बेटर अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल राइट्स के को लेकर बनाई। फिर एप्लीकेशन है, अब मैंने अगर मेरे कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट कोई कर रहा है, Good. तो मेरे को पता है कि मेरे पास राइट है कि मैं कोर्ट पे जाके अपील कर सकती हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है। Good. तो फिर फोर्थ स्टेप बोलते हैं कि है एनालाइज करना। एनालाइज अच्छा। करना होता है चीज़ों को टुकड़ों में बांट के। गुड। हाँ लिखो। हाँ ठीक है, टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। शाबाश। एनालिसिस, ब्यूटीफुल। कोई स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग चैट जीपी के ज़माने में सबके पास है। अगला बताओ। और फिफ्थ है इवेल्युएट करना। गुड, लिखो बेटा इसको, फिर एक्सप्लेन करना। फिफ्थ है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मींस सही गलत। हाँ, मूल्यांकन बोलते हैं इसको हम हिंदी में। और लास्ट स्टेप बताया था उन्होंने क्रिएट करना, कि जो अपने दिमाग में ज्ञान लिया उसको लेकर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी और आपने उसमें नया क्या कुछ जोड़ा। वाह। उससे सिंथेसिस का मतलब है क्रिएट। लिख दो इसको। सिक्स्थ है सिंथेसिस। अच्छा, जो तो पहले थी उसमें
उसमें पहले ये वाला स्टेप ऊपर था, ये नीचे था, लेकिन अच्छा। वन में उन्होंने कहा कि लास्ट में क्रिएट होता है, पहले हमको इवेलुएट करेगा, लास्ट वाला स्टेप होगा कुछ नया क्रिएट करना। अच्छा। लेकिन पहले ऐसा था जो उन्होंने 1956 में दी थी, उसमें सिंथेसिस उन्होंने पहले रखा था और इवेलुएट लास्ट में रखा था। लेकिन अच्छा। उन्होंने बाद में अंडरस्टैंड किया कि जो इवेलुएशन है वो पहले होना चाहिए और लास्ट में जो है क्रिएट वाली चीज़ रखी। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हम पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे कॉग्निटिव साइकोमोटर, इसका क्या रेलेवेंट है टीचिंग में। तो इनका ये वो था जो टीचर लर्निंग जो प्रोसेस है ना, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे हमें फोकस नहीं करना है, अच्छा। अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को साथ लेकर चलना है। वाह। और दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, ये ताकि मन के लेवल की लर्निंग जैसे फीलिंग्स, एटीट्यूड से जुड़ा है ये अफेक्टिव डोमेन। इसमें सबसे पहले आता है रिसीविंग, जैसे किसी का बिहेव, फॉर एग्जाम्पल हम सभी अपने टीचर्स को एज ए आइडल देखते हैं, उनके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को अच्छी लगी, मैंने उसको अपनी इंद्रियों से जस्ट देखा, रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड, फिर मैंने उसको अपने माइंड में रिस्पॉन्ड किया कि हाँ समझा कि ये बिहेवियर जो है नहीं इसमें रिस्पॉन्ड का क्या होगा सर, नहीं समझ। किसका बेटा? रिस्पॉन्ड का। रिस्पॉन्ड होता है उसको देख के फिर बिहेव करना, रिस्पॉन्स देना। थर्ड है वैल्यूइंग, कि मैंने उसको दिया कि जो इनका बिहेवियर ये अच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गुड। फिर फोर्थ है ऑर्गेनाइज, मैंने उसको अपने माइंड में किया। फिफ्थ है कैरेक्टराइजेशन, कि मेरे कैरेक्टर का वो पार्ट बन जाएगा, फिर वो बिहेवियर। तो ये बोलते हैं कि जो ये अफेक्टिव डोमेन है, जहाँ ये एक रिसीविंग से शुरू हुई थी और कब ये आपके कैरेक्टर का पार्ट बन जाती है एंड में, ये है आपका। मतलब इसका बोलना मतलब कि इसकी तुलना में ये भी ज़्यादा जरूरी है, ऐसा बोल रहा है? क्या बोल रहा है डोमेन? कौन सी मतलब कॉग्निटिव की तुलना में आप बोल रहे हैं? बोलते हैं तीनों इंपॉर्टेंट है और इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेके हमको साथ चलना चाहिए, और एक टीचर को भी सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस नहीं करना, और एज अ लर्नर भी हमको सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस नहीं करना। तीनों डोमेन्स को साथ लेकर चलेंगे तो टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है उसको और इफेक्टिव और बेटर कर सकते हैं। वही बात करें कि जो जैसे चैट जीपी या कोई ऐसा रोबो आता है ना, वो ये तो सब करा सकता है, कर देगा आपके लिए, पर वो आपको वो नहीं कर पाएगा, इफेक्टिव छू नहीं पाएगा आपको मन को। बच्चों में वो बिहेवियर, वो जो टीचर के साथ बच्चों का लगाव होता है वो नहीं हो पाएगा। शाबाश। इसका ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में क्रिएट करना, एक अच्छा बिहेवियर क्रिएट करना, ये आ गया आपका अफेक्टिव डोमेन में। वाह। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। इसका मतलब होता है कि हम अपने शरीर के आधार पर कुछ सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं। ये स्टार्ट होती है, इसके में भी उन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप उन्होंने बताया था इमिटेशन, कि हमने नकल करके सीख लिया मुझको स्किल। तो फिर मैनिपुलेशन, कि उसमें हमने कुछ चेंजिंग्स कर दी कि हाँ अगर मैं इसको इस वे में करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर आता है आपका प्रिसेशन, कि अब हम उसमें बहुत एक्यूरेट हो गए, प्रिसाइज आ गया, ठीक है। फिर आता है आर्टिकुलेशन, कि अब हमको अच्छे से आ गई वो चीज़ करनी, और लास्ट में आता है नेचुरलाइजेशन, कि अब वो हमारा पार्ट बन गया है। तो ये बोलते हैं कि जो साइकोमोटर डोमेन है वो एंड में जाके नेचुरलाइजेशन पे खत्म होता है, कहाँ हमने स्टार्ट इसको इमिटेशन से किया था और कभी हमारे नेचर का जो है पार्ट बन गया है। तो इसमें यही था कि इन तीनों डोमेन्स को अगर हम साथ लेके चले, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस ना करें, तो एक जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है उसको हम और बेटर कर सकते हैं। वाह, क्या बात। फिर जो हम कल पढ़ रहे थे वो पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हेडागोजी, ये है आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हाँ, जब भी टीचिंग हम करते हैं तो उसके कई एक स्ट्रक्चर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे सामने लर्नर कैसा है, लर्निंग की परिस्थितियाँ कैसी है और एनवायरनमेंट कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो एक टीचर जो है मॉडल ऑफ टीचिंग डिसाइड करता है। गुड। तो एक इसकी डेफिनेशन है कि मॉडल ऑफ टीचिंग आर रियली मॉडल्स ऑफ लर्निंग डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, information, ideas, skills, values, and ways of thinking. Okay. It is the description of the learning environment, including teaching behavior. Okay. ये शिक्षण व्यवहार सहित सीखने के माहौल का एक विवरण है। Okay. और इसमें आते हैं आपकी 3, सबसे पहले पेडागोजी, फिर एंड्रोगोजी, फिर हेटोगोजी। अच्छा, हाँ, पढ़ो कोई लिखो। और ये बोलते हैं कि जो कंटिन्यूटी में चलते हैं कि अच्छा। जैसे लर्नर में। कैन यू राइट, इन तीनों को लिख लो बेटा। अच्छा, इनको मैं मिटाता हूँ, तीनों को लिख लो ना। थोड़ा मॉडल्स ऑफ टीचिंग देखो, ये बहुत अच्छी बात बताइए आपने कि किसका पार्ट है। वर्ड तो सीखे हमने, पर आते किसमें? ये मॉडल ऑफ टीचिंग है, ठीक है ना। तो इनको पता लग गया मॉडल ऑफ टीचिंग। हाँ हाँ, लिखेंगे, ये लिखो बोला, लिखो तीनों लिखो स्पेलिंग में। कोई बात नहीं, कोई बात। एक है प्रोनाउंसिएशन भी हम ठीक कर सकते हैं ना, कई बार गलत पढ़ लेते हैं हम, कोई बात नहीं। पहला है पेडागोगी, दूसरा बोल रहे हैं जी ये, हाँ ये तो स्वतः पढ़ना निकाला था कल आप लोगों ने ना। आप तीसरा थर्ड है आपका हेटोगोजी। अच्छा। स्पेलिंग है इसकी HEUTAGOGY। ओहो, हाँ इसको, इसका मीनिंग देखो बाकी बच्चे। हाउ टू गॉजी, ठीक है। ये क्या होता है, पढ़ो।
तो इन्होंने कहा था जैसे लर्नर जो है मैच्योर हो जाता है वो ट्रांजिट करता है, दे ट्रांजिशन फ्रॉम पेडागोजी टू एंड्रोगोजी एंड देन एंड्रोगोजी टू हेटागोजी। अच्छा। और टीचर भी जो है जैसे पेडागोजी जो है वो है आपकी चिल्ड्रन सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक अप्रोच। हाँ। इन पेडागोजी द लर्नर जो होता है ना, ही इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, Totally. और टीचर ही जो है वो एंटायर रिस्पांसिबिलिटी लेता है लर्निंग की। सही बात। और इसमें ये बेसिकली बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं तरीका अच्छा है, हाँ। यूज कर सकते हैं। तो फिर जो एडागोजी है वो जुड़ी है आपके एडल्ट लर्निंग से। इन एंड्रोगोजी द लर्नर हैज मोर इंडिपेंडेंस व्हाइल द टीचर वो एज अ फैसिलिटेटर और गाइड। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो आप पढ़ के आते हैं और हम गप मारते हैं, मतलब आपको इन्वॉल्व करना हमारा धंधा जो है। एंड्रोगोजी ये है आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कि स्टूडेंट्स को हमने ज्यादा से ज्यादा कि वो अपने व्यूज रख पाए, बिल्कुल। ये एंड्रोगोजी से जुड़ा ठीक है। है। और फिर हेटागोजी आपकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, वाह। हियर द लर्नर इज मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर competence while the instructor only sets outcomes and provides guidance for formative feedback. Hedagogy जैसे जैसे रिसर्चर्स जो होते हैं ना उस वो हाँ, उसके अंदर आगे हेडागोजी की बिल्कुल, सिर्फ जो टीचर है वो ऐसे गाइड या फीडबैक देखेगा और बाकी उसको खुद पढ़ना है और खुद के लेवल पे लर्न करना है या फिर जो भी बिल्कुल, research मतलब करना है। अपने आप स्वतः पढ़ते जाते हैं आप कि भाई मैंने, जैसे मान लो आज से कई सालों बाद आप घर में बैठे हैं, ऑनलाइन शिक्षण। हाँ, मतलब वो तो चलो माध्यम पढ़ा ना बेटा, इसका मतलब पता क्या है, जैसे मान लो अब आप एमए करके यहाँ से चले गए, खुद के लेवल कोई तो टीचर लग गया, चलो ठीक है, कोई नहीं भी लगा, अगर आप घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, रील नहीं बना रहे, रील भी बना सकते हैं, पर अगर फ्री बैठे हैं, आप बोले मैं पढ़ती हूँ, बोला मैंने कॉलेज में क्या पढ़ा था, मैं उसको और इम्प्रूव करती हूँ, तो वो स्वतः और अपने गोल खुद बनाते हो कि यार मैं उससे बेटर, हाँ खुद बनाते हो, कोई सिलेबस की जरूरत नहीं है आपको, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। जैसे एज ए टीचर भी देखो हम क्यों फेल होते हैं, नेट निकाल दिया, जॉब लग गई, सैलरी मिल गई, बच्चे पाल रहे हैं, उसके बाद आपका ये जो हाउ टू वाला जो है ना, ये डेवलप नहीं हो पाता हाउटोलॉजी, क्योंकि फिर आपका सब पूरा हो गया, फिर आप नहीं चाहते कि मैंने जो लेक्चर 10 साल पहले दिया था उसमें और आज कितना सुधार हुआ, कोई सिलेबस थोड़ी बनेगा उसका, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट है आपकी, अगर इस पे आ गए आप तो ज्ञान तो मिलेगा ही आपको, है ना। बस ये इसमें की पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे पेडागोजी जो है टीचर सेंट्रिक है और इसमें चिल्ड्रंस लर्निंग से जुड़ी है, और एंड्रोगोजी एडल्ट लर्निंग से है और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। बिल्कुल। और जो आपकी लास्ट आ गई हेटागोजी, इसमें जो है इंस्ट्रक्टर जो है ओनली सेट्स आउटकम्स और फीडबैक, और ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है बहुत अच्छा। hedagogy। और इस पूरे प्रोसेस में जो है मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता जाता है लर्नर का, और वाह। इंस्ट्रक्टर का रोल जो है कम होता जाता है। कितनी बड़ी बात है, गुड, बजाओ ताली भावना के लिए, इतना ही। शाबाश।